हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम आदित्य। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सब ने मिलकर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले थे, पर ये प्लान में थोड़ा चेंज है। तो चेंज इसलिए है कि मंडे को मेरा एक जूनियर यानी फ्रेंड था, वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो मेरे पास आया सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन लेके। तो मैंने उसको सॉल्व करके दिया। फिर मैंने उसको बताया कि मैं एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज अपलोड करता हूँ, तुम उसको देखना और लाइक शेयर करना। तो उसने मेरे को बताया कि भैया आप तो मैथ्स के ऊपर वीडियो डालने के लिए बोल रहे थे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कब से डालने लगे। तो मैंने उसको बताया कि प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है ड्यू टू सम इरिलेवेंट इश्यूज़। तो फिर उसने मेरे को बताया कि ठीक है, मैं लाइक शेयर तो कर दूंगा, पर मेरे को एक हेल्प चाहिए। मैं बोला कि क्या हेल्प चाहिए। तो उसने बताया कि भैया इंट्रोडक्शन जो ट्रिगोनोमेट्री है वो चैप्टर है मैथ्स का। मैं बोला कि हाँ है। उसने बोला कि हमारे स्कूल में ख़त्म हो चुका है। मैं बोला कि अच्छा। फिर उसने बताया कि लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता। मैं बोला कि ख़त्म हो चुका पर कुछ नहीं आता मतलब। उसने बताया कि वो मेरे को समझ नहीं आता, वो क्या पढ़ाते हैं, काफ़ी इरिटेटिंग और बोरिंग चैप्टर है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टीचर भी बहुत हार्ड बोलते हैं इस चैप्टर को, तो मेरे को समझ नहीं आता और मेरे को कुछ पता नहीं। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो अगले मंडे से स्टार्ट होने वाला था, यानी आज वेडनेसडे, तो अगले मंडे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें ट्रिगोनोमेट्री आएगा। तो तो उसने रिक्वेस्ट करके बोला कि आप एक वीडियो इसमें भी डाल दो। मैं बोला कि तो इसीलिए कि आज पर हिज रिक्वेस्ट तो हम फिजिक्स को थोड़ा सा डिले करते हैं और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे। यानी अभी मैथ्स का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का थियोरीज और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर और 2-3 वीडियोस में उसका क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, मैथ्स का चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ये होता है ना 10th स्टैंडर्ड में पहली बार स्टार्ट होता है, और 11th स्टैंडर्ड में इसी का एक एडवांस्ड पोर्शन आता है, उसका नाम होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप साइंस विथ मैथ्स लेते हैं या फिर कॉमर्स विथ मैथ्स लेते हैं तो आप वो चैप्टर पढ़ेंगे। फिर 12th में भी एक चैप्टर आएगा, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आईटी बोलते हैं उसको। तो ये ट्रिगोनोमेट्री 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होगा और जब तक आप मैथ्स लेंगे ये आपके साथ ही चलता रहेगा। पर बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में टीचर क्या करते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे दिखाते हैं कि बच्चे डर जाते हैं इस चैप्टर से और बोलते हैं कि हाँ भाई ये काफ़ी हार्ड चैप्टर है। पर मेरा नहीं मानो तो अपना कोई सीनियर होगा उसको पूछ लेना कि ट्रिगोनोमेट्री पहले तुम्हें कैसा लगता था और जब तुम 10th स्टैंडर्ड पास करके चले गए तो तुम्हें 10th का ट्रिगोनोमेट्री कैसा लग रहा है। तो बोलेंगे नहीं, ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी ठीक ठाक और मज़ेदार चैप्टर है, पर 10th में मेरे को काफ़ी डिफिकल्ट लगता था लेकिन अब मेरे को ईजी लगता है। तो वो इसीलिए है कि ट्रिगोनोमेट्री ना तुम समझ लोगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तुम अगर उसको ऊपर ऊपर से ऐसे देख के चले जाओगे तो वो तुम्हें काफ़ी डरावना लगेगा। पर मेरा मानना तो ट्रिगोनोमेट्री एक बढ़िया सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज हैं, कुछ फॉर्मूले से उन्हीं को डाल दो, आंसर निकाल दो। तो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स का क्या है ना कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये ऐसा चैप्टर है, मतलब ऐसा एक टॉपिक है, यानी कि इसमें क्या करोगे, पुट फॉर्मूला गेट द आंसर। इसमें ये वाला थियोरी अप्लाई होता है, नहीं फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, बस इतना ही है। तो ट्रिगोनोमेट्री चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो है कि तो ट्रिगोनोमेट्री से आने से पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से है। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड हैज केम फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज ट्राई। ट्राई का मतलब है 3। फिर आता है गॉन, गॉन का मतलब है साइड्स। फिर आता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, यानी 3 साइड मेजरमेंट, इसका मतलब है ट्रिगोनोमेट्री। इन तीनों को मिला के हमारा बनता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स वी नो अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव 3 साइड्स, यानी हमें ज्योमेट्री में पता है एक 3 साइडेड वाला क्लोज्ड फिगर है, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। पर ट्रिगोनोमेट्री में हम एक स्पेसिफिक ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही खत्म हो जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह दिखता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखता है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बी जो एंगल है ये 90 डिग्री है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही पहले जो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है दैट इज नथिंग बट आवर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या दिया, ग्रीक या कहाँ के मैथमेटिशियन मेरे को पता नहीं, इतना पता है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम नाम के एक थ्योरम दिया जिसमें बताया जा रहा है कि तुम दुनिया में कहीं पे भी किसी शेप का कितना भी लेंथ का एक राइट एंगल ट्रायंगल ले जाओ, उसका जो परपेंडिकुलर का उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द square of its perpendicular and sum of the square of its perpendicular and square of base, यानी h square equals to p square plus b square। ये है पाइथागोरस थ्योरम, इतना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये गया पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से है और पाइथागोरस थ्योरम क्या है और ट्रिगोनोमेट्री में हम कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और हमने यहाँ तक जान लिया। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला टॉपिक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, पहले तो रेशियोज का मतलब क्या है, रेशियोज का मतलब है दोनों चीज़ों को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं तो कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये गया हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इतना हमें क्लियर है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो ए सी बी एंगल है उसको मान लेते हैं थीटा। 10th स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स 11 12 आप जो भी मतलब सीनियर हायर क्लासेस में जाओगे उसको एंगल को अगर तुम्हें लेट करना है, जैसे हम बचपन में लेट करते हैं लेट द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज एक्स, तो यहाँ पे ऐसे थीटा को लेट करके चलते हैं, एंगल को थीटा लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर इस थीटा के हिसाब से देखेंगे तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस ट्रायंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारा क्या कहता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या कहता है, हमें 6 रेशियोज उसने दिया। पहला जो रेशियो है दैट इज साइन थीटा, यानी साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर तुम्हें साइन थीटा निकालना है तो उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रेशियो फॉर्म में ले आओ, यानी डिवाइड करके लिख लो, ये हो जाएगा उसका साइन थीटा। ये होगा पहला रेशियो। फिर दूसरा रेशियो हमारा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर तीसरा रेशियो हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा क्या है, रेशियो परपेंडिकुलर एंड बेस। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं तीनों को अगर उल्टा दें, उल्टा कर दें, यानी इनका रेसिप्रोकल वाला जो रेशियोज है उनको वो भी और तीन है, यानी अगर 1/sin यानी साइन थीटा को अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये एक रेशियो बनता है, उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम कॉस थीटा को रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने 6 रेशियो पढ़ ली। पहला था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा का उल्टा। तो उल्टा यानी रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। ये गए हमारे रेशियोज। तो ये जो रेशियोज हैं ये सबको कैसे याद रखें, P/H B/H ऐसे करके कैसे याद रखें, अगर रट्टा मार ले तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, दैट इज P/B अपॉन H/B।
कई सारे मतलब मोस्टली तो वीडियोस में आपको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पर मैं कुछ अलग तरीके से इसको याद रखता हूँ। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये ट्रिक है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो इसको कैसे याद रखोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये है ट्रिक। ये अगर इन दोनों का अगर तुम रेशियो ले जाओ, पी अपॉन एच क्या होगा, ये साइन के बराबर होगा। बी अपॉन एच क्या होगा, ये कॉस के बराबर होगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, ये टैन के बराबर होगा। ठीक है। अगर इनको उल्टा कर दें, अगर बी अपॉन पी को देखें तो वो कॉट थीटा हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा तो सीकेंट हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा तो कॉसिकेंट हो जाएगा। तो मेनली आपको साइन कॉस टैन याद रखना है, उसके बाद इसको उल्टा कर दोगे तो ये कॉसेक सेक और कॉट दे देगा। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा जाएगा कॉसिकेंट या फिर कोसाइन या फिर साइन SINE या फिर टैंजेंट या फिर कोटेंजेंट, तो आप बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, इन्हीं के मतलब पूरे लॉन्ग फॉर्म है। यानी कोसिकेंट को हम पढ़ते हैं कॉसेक थीटा, कोसाइन को हम बोलते हैं कॉस थीटा, साइन को पढ़ते हैं सिंपली SIN लिखते हैं, टैंजेंट को हम TAN टैन थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं, और साइन गया, कॉस गया, कॉसेक गया, सिकेंट, और सिकेंट को हम सेक लिखते हैं। तो इनमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के इन्हीं दो साइड के रेशियो लोगे तो एक तुम्हें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देगा। तो P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा। अगर इनको तुम उल्टा कर दोगे तो कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट निकल जाएंगे। तो अगर इनको ये देखोगे तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है। तो इन्हीं से कुछ फॉर्मूलेस निकलते हैं। तो यानी 1 अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू अवर कॉसेक थीटा। तो इसी हिसाब से अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा कर दें तो ये साइन थीटा दे देगा हमें। ठीक है। फिर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा के बराबर। अगर 1 अपॉन कॉस सिकेंट थीटा कर दें तो ये कॉस थीटा दे देगा। फिर 1 अपॉन टैन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉट के बराबर। ठीक है। अगर 1 अपॉन कॉट थीटा कर दें तो ये टैन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये रेसिप्रोकल है। तो फिर हमें क्या करना है, तो और एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको टैन थीटा देगा। ठीक है। आपको डेरिवेशन में जाना नहीं है, बस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर टैन थीटा आएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाइड हियर इज थीटा मस्ट बी सेम। ठीक है। यानी अगर साइन थीटा की जगह कोई एंगल ले लेते हैं, सपोज एंगल थीटा का मतलब एंगल है, तो साइन की जगह में कोई एंगल लेते हैं, साइन 45 और कॉस 45 लेंगे तो उसका आंसर टैन 45 निकल के आएगा। और अगर आप बोलेंगे कि साइन 45 ऊपर होगा, नीचे होगा कॉस 30, तो आंसर टैन थीटा नहीं निकलेगा। ठीक है। अगर थीटा सेम होगा तो साइन बाई कॉस टैन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइन 45 बाई कॉस 45 विल बी टैन 45, साइन 30 बाई कॉस 30 विल बी टैन 30। अगर साइन 0 बाई कॉस 30 लेंगे तो ये टैन 0 या टैन 30 नहीं आएगा। ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे अलग अलग होते तो टैन साइन बाई कॉस टैन नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्मूले चले गए, आपको पता चल गया होगा और क्लियर हो गया। और आपको यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट नोट क्या याद रखना है, अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर ये थीटा है तो थीटा का जो सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर थीटा यहाँ से यहाँ चला जाए, यानी थीटा कुछ इस प्रकार से इधर आ जाएगा। अगर ये थीटा होगा तो थीटा का सामने वाला साइड क्या होता है, ये थीटा का सामने वाला साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। ठीक है। अगर थीटा यहाँ के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर यहाँ के रिस्पेक्ट से हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, और दोनों का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे दे देगा, यहाँ पे थीटा दे देगा और यहाँ पे दे देगा अल्फा, ये 90 डिग्री है, और ABC आपको पूछ लेगा कि टैन अल्फा बताइए। टैन अल्फा यानी
इस एंगल के रिस्पेक्ट से आपको देखना है। इस एंगल के रिस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला को देख के अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस और यहाँ पे थीटा दिया है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट परपेंडिकुलर इसको ले लेंगे AB को और बेस ले लेंगे BC को। तो ये पूरा उसका उल्टा हो गया। यानी अगर अल्फा के रिस्पेक्ट से देखा जाएगा तो आंसर निकलता BC अपॉन AB, पर आप क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट से कर लिए तो ये हो गया AB अपॉन BC। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता चल जाएगा तो बेस और बेस आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, साइड ऑपोजिट टू थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर साइन लिख देता हूँ। ठीक है, यानी थीटा जिस एंगल के रिस्पेक्ट, थीटा नहीं, अगर तुम जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट से देख रहे हो तो उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये गया बेसिक्स, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिया। तो फिर आएंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स पढ़ेंगे, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, थीटा के कुछ एंगल्स रखने पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज कितने आएंगे। तो एंगल्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ये वाला चीज़। चलिए एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल और ये थीटा है। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियोज, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन BC। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC, सॉरी हाइपोटेन्यूज AC है। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। ठीक है, और कॉट सेक और कॉसेक इसको उल्टा कर लीजिए, यानी AC बाई AB कॉसिकेंट हो जाएगा, AC बाई BC सिकेंट हो जाएगा और BC अपॉन AB कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या इस थीटा के रिस्पेक्ट से। अगर मैं यहाँ पे एंगल दे दूँ, इसको ले लेते हैं अल्फा, और मैं पूछ लूँ कि फाइंड साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड टैन अल्फा, तो ये क्या होगा। तो इस हिसाब से, या अगर इस एंगल के हिसाब से देखते हैं तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कॉस यानी AB अपॉन AC, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB। ठीक है, इस रेस्पेक्ट से देखें तो ये परपेंडिकुलर बन गए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उसके एग्जाम्पल करवा दिए। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, यानी एंगल्स के वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब यह फिलहाल के लिए 0 डिग्री से लेकर जो थीटा है वो 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। यानी जो थीटा का वैल्यू है वो आइदर 0 डिग्री होगा या फिर 30 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। ये 5 एंगल्स आप फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। 11th 12th में जाके आप 90 डिग्री 120 और फिर 270 360 150 ऐसे बहुत सारे एंगल्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप मतलब 10th क्लास के हिसाब से आप सिर्फ 5 एंगल्स पढ़ेंगे, 0 30 45 90 और 60 डिग्री। ठीक है, ये 5 एंगल्स आप पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स में क्या पढ़ेंगे, तो यानी साइन, अब मैं टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे बना देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ साइन, कॉस और टैन। ठीक है,
नहीं पूरा सब कुछ लिख देते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको, मेरा भी ये प्रॉब्लम होता था कि मैं ये एंगल्स रट्टा मार के याद रखता था, तो मैंने इसको कैसे याद रखते हैं इसका ट्रिक देख लिया यूट्यूब में, और वो मेरे को कुछ इस तरीके से दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन अगर थीटा के पास 0 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, थीटा के पास अगर थीटा के बदले अगर 30 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 45, 60, 90। यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ये जो 5 एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90, इनके वैल्यू साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या आएंगे, तो ये हम याद रखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो कैसे याद रखें, तो याद रखने का ट्रिक है, ट्रिक तो कुछ नहीं, तो पहले आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, उसी हिसाब से कॉस टैन सेक कॉट ये बाकी सब निकल जाएंगे। तो साइन को कैसे याद रखें, तो साइन को याद रखने के लिए आपको एक बताता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, एक बस एक मेथड बताता हूँ। तो जीरो के यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर लिख लीजिए 0, 30 डिग्री के ऊपर लिख लीजिए 1, 45 के ऊपर लिख लीजिए 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 5 लिख लीजिए, यानी 0 से लेकर 5 तक लिख लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के ऊपर, ठीक है। और फिर उन सबको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो आंसर क्या आता है, 0/4 क्या होता है 0, 1/4 क्या होता है 1/4, 1/4 ही रहेगा। 2/4 क्या होगा, 2/4 को डिवाइड 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये 3/4 रहेगा और ये 5/4 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इनका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट कर दीजिए सबका। अब इनका जो वैल्यू आएगा वो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, 0 को अगर स्क्वायर रूट करें तो उसका आंसर 0 आएगा, 1/4 को अगर स्क्वायर रूट करें तो ये 1/2 आएगा। क्यों 1/2 आएगा, कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और 1/2 को अगर स्क्वायर रूट करें तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, इसलिए √2 लिख लेंगे। पॉइंट में नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लेना है, वरना अगर 1.412 √2 का वैल्यू डालोगे तो आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए √2 डालना है। √3 का स्क्वायर रूट तो कुछ ऐसे 1.71 आता है, और यहाँ पे √3 को √3 रहने देते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 होगा, तो 4/4 ये 1 होता है, तो 1/1 का स्क्वायर रूट होगा 1, ठीक है। तो यानी पहले क्या करना है, आपको 0 लिखना है, 1/4 1, दोबारा बता दे दो ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। 0 लिख लेना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 4 लिखना है, फिर उन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट ले जाना है, फिर स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 0/4 0 होगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, 2/4 का स्क्वायर रूट, ये 2 और 4 कैंसिल करके 1/2 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 2 का स्क्वायर रूट √2 रहने देते हैं, √3 का स्क्वायर रूट √3 रहने देते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 4/4 1 होगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। इतना तो आपको आता है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अगर यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमें तो पता है, सर नहीं भैया, अगर भैया हमें तो पता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट होगा तो प्लस और -2 होगा, या फिर अगर 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये +3 और -3 आएगा, अगर 16 का और फिर 100 का लेते हैं तो ये प्लस और -10 आएगा। पर आपने यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले साइन को, प्लस वाले नंबर्स को ही क्यों कंसिडर किया, नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे तो -1 भी हो सकता था, -1 को स्क्वायर करते हैं तो ये भी 1 के बराबर ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप भाई काफ़ी मतलब एडवांस, मतलब आपका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। आप मान लो कि आप मतलब इंटेलिजेंट पीपल में आते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं प्लस वाले जो वैल्यू से इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या बताया कि आप सिर्फ 0, 30 यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। थीटा इसी के बीच आएगा, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल्स होंगे। तो अगर इनको एक कार्टेशियन प्लेन में अगर ड्रॉ कर लें तो ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180, फिर ये होगा 270, फिर ऐसे 360 का ये चलता रहेगा। ये वाला है मतलब एंगल्स का कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हमने पता कि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच रहेगा आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। 0 से 90 यानी इसी के बीच कहीं पे 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और 0 डिग्री तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये जो इसको बोलते हैं पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री आप जो 11th क्लास में जाओगे तो आप ये एक चीज़ पढ़ोगे कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, TR लिखता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होंगे, यानी साइन लो, कॉस लो, टैन लो, कॉट लो, 6 के 6 रेशियोज क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा हमारे क्या है 0, 30, 45, 60, 90 ये सब क्या है जो 5 एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं। तो सिंस ऑल दिस एंगल्स आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज हियर ओनली, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0 तक छोड़ दो, यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस 1/2 आता है, प्लस और माइनस 1/√2, प्लस और माइनस √3/2 और यहाँ पे प्लस और माइनस 1 आता है। पर ये जो है ये सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इसीलिए इनका वैल्यूज हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। पर तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे कि साइन का एक वैल्यू 180 डिग्री से कूद जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव है, 270 अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होते रहेंगे, ठीक है। पर पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल दे दो वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हमेशा के लिए पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, आपको इतना ये सब याद रखना नहीं है, बस ये जनरल कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिए। कोई अगर पूछ ले कि आपका जूनियर है या फिर कोई ऐसे पूछ ले, सीनियर नॉर्मली ऐसे पूछ ले कि हम सिर्फ प्लस वाले वैल्यूज को ही क्यों कंसीडर करते हैं, नेगेटिव हम साइन 90 का वैल्यू -1 क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि सिंस ऑल द एंगल्स which we are studying in class 10 are all lying between 0 to 90 which is the first quadrant, that's why we are only considering the positive values, ठीक है। तो ये गया कॉन्सेप्ट, ये बस आपको याद रखना है जनरली। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकल गया, साइन 0 का वैल्यू होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होगा 1। ये लेफ्ट से हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके राइट साइड में, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाए, रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। कैसे, कॉस 0 का वैल्यू 1 यहाँ पे लिख दो 1, फिर √3/2 को ऐसे लिख लो √3/2, 1/2 को 1/2, फिर 1/2 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया इसको। तो ये कॉस का वैल्यू बन गया, देखना कितना ईजी है, साइन का वैल्यू निकल गया, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यानी कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। यहाँ पे एक बात याद रख रहे हो, अगर साइन जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी एंगल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ये गया साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया, तो मैं बताया था आपको फॉर्मूला, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है और साइन बाई कॉस करते हैं तो यहाँ से टैन निकलता है, ठीक है। तो साइन 0 है, वो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0 टैन 0 होगा, तो 0/1 क्या होगा, इन सबको डिवाइड कर दो, टैन का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 0/1 ये होगा 0, यहाँ पे 2 कैंसिल होकर 1/√3 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे √2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, फिर 2 कैंसिल होकर यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे 1/0। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है तो वो चीज़ क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है।
हम इसको अनडिफाइंड कंसिडर करते हैं, या फिर आप ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया साइन कॉस और टैन के वैल्यू। कॉसेक से कॉट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कॉसेक से कॉट है ये ऊपर के 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल है, यानी कॉसेक का वैल्यू कैसे निकलेगा 1/sin। तो साइन तो 1/sin 0 विल बी व्हाट कॉसेक 0। तो इसको क्या लिखेंगे 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ये हो जाएगा 2, यानी 1/1/2 ये हो जाएगा 2। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दो 1/√2 को तो ये हो जाएगा √2। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये तो वही 1 आएगा, ठीक है। साइन के वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएंगे कॉसेक के बराबर, और कॉस के वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर दो ये तो सीकेंट के बराबर आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी 0/1 है तो 0 है, अगर 1/0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और कॉट का वैल्यू कैसा आएगा, टैन को अगर रेसिप्रोकल कर दें, यानी टैन 0/1 1/0 कर दें तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करने से ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/√3 आएगा, और ये अनडिफाइंड को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पे है 1/0, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करने से 0/1, तो 0/1 0। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को याद रखते हैं निकाल के। तो पहले आपको साइन का याद रखना है, फिर साइन को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख लें इस तरीके से, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये साइन के वैल्यूज है। अगर उनको उल्टा लिख लें यानी 1 √3/2 1/√2 1/2 0, तो ये कॉस के वैल्यूज हो जाएंगे। फिर अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे साइन और कॉस को तो ये टैन के वैल्यूज निकल गए। फिर साइन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट के वैल्यू निकल जाएंगे, कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक के वैल्यू निकल जाएंगे, कॉट को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट के वैल्यू निकल जाएंगे, टैन को रेसिप्रोकल करने से कॉट का वैल्यू निकलता है, ठीक है। और साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, 0 1 2 3 4, उनको 4 लिख के डिनोमिनेटर में 4 सबके लिख लो, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के हमने याद रख लिया। तो उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट में आते हैं। हाँ, तो इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं। तो हमने जैसे साइन का वैल्यू लिखा तो वो कुछ इस प्रकार से था, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो ये 0 से थोड़ा बड़ा ये है, 0 से और उससे थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, फिर थोड़ा सा बड़ा 1 है। तो हमने क्या चीज़ देखा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, उसी हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जैसे यानी थीटा अगर बड़ा होता जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होता जाएगा। उसी हिसाब से कॉस का हमने क्या देखा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, यानी कॉस पहले बड़ा है फिर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा बड़ा होता जाएगा, यानी थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ को याद रखो। और टैन का कैसे होगा, टैन को साइन बाई कॉस डिवाइड करोगे तो टैन का वैल्यू इस प्रकार से आता है, 0 1/√3 1 √3 अनडिफाइंड, 0 0 से थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी 1 इससे थोड़ा बड़ा। यानी साइन और टैन भी क्या होता है, टैन भी इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग थीटा, यानी थीटा बढ़ने से टैन थीटा भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ याद रखें कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, 0 30 45 60 90 150, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो उसी हिसाब से साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। पर जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होने से साइन और टैन का वैल्यू भी डिक्रीज होगा 0 से 90 के बीच, ठीक है। पर कॉस केस में उल्टा है, यानी जैसे कॉस 0 में 1 है पर कॉस 90, यानी 0 में 1 है और 90 जब थीटा बढ़ जाता है तो कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी थीटा बढ़ने से कॉस थीटा डिक्रीज होता है। यानी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन और कॉस थीटा का। मैं बस ऐसा बस आपको याद रखने के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ कर रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन और कॉस है, यानी थीटा बढ़ने से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, और थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के, यानी थीटा बढ़ने से कॉस थीटा घटेगा, ठीक है, और थीटा अगर घटेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा। और ऊपर वाले केस में क्या है, थीटा बढ़ेगा तो साइन और टैन, साइन और टैन, यहाँ पे कॉस नहीं, साइन और टैन बढ़ेंगे, टैन थीटा बढ़ेंगे, थीटा घटने से साइन और टैन घटेंगे, ठीक है। तो बस ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बताए ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड टैन थीटा, एंड थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बढ़ने से कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो अब आते हैं थियरी के लास्ट पार्ट में, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और कुछ आइडेंटिटीज। तो अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से तीन आइडेंटिटी है। पहला जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ जाता है? अगर साइन थीटा को स्क्वायर करते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे लिखा है साइन और थीटा का स्क्वायर तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा का होल क्यूब है तो ये साइन क्यूब थीटा, और होल टू द पावर अगर 4 है तो ये पावर 4 होगा, ठीक है। अगर थीटा में थीटा का कोई पावर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इसके बराबर नहीं होगा। अगर होल में है तो ये जाके पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आइडेंटिटी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना है, सारे टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। इतना तो आता ही होगा कि सेम सेम अगर डिवाइड हो तो आंसर 1 आएगा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? और मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये है टैन थीटा के बराबर। अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसी हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैंने बताया था कि 1 बाई साइन आने से क्या होगा? कॉसेक होगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद रखिए। फिर तीसरा आइडेंटिटी है सारे टर्म्स, पहला जो आइडेंटिटी है उसके सारे टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन बाई कॉस टैन है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा? टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई कॉस क्या होगा? मैंने बताया था 1 बाई कॉस होगा सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक का स्क्वायर थीटा। यह हो गया 3 आइडेंटिटीज। तो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये जो आपके लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 इसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, कुछ इधर उधर करके यूज करना है, ठीक है। अगर आप रट्टा मार के याद रख लेते तो अच्छा है, रख लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो ये तो याद रह जाएगा आराम से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। तो उसी को क्या करना है, उसके वैल्यूज को क्या करना है, फिर उसको साइन स्क्वायर में डिवाइड करना है तीनों को, तो सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना तीनों टर्म्स को, तो ये थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप याद रख लीजिएगा। तो 3 आइडेंटिटी चले गए। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शायद कोई बोलते हैं कि ये आपके टॉपिक से मतलब सिलेबस से कट गया है, मेरे को पता नहीं कटा है कि नहीं कटा, लेकिन हमारे टाइम में भी बोलते थे कट गया, लेकिन इससे एक दो रिलेटेड इस मतलब फॉर्मूले से क्या है ना कि रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछते थे, और मेरे ईयर के बोर्ड में भी MCQ में आया था ये क्वेश्चन। तो कटा है कि नहीं कटा मेरे को पता नहीं, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं।
इतना हार्ड नहीं है, जो कि इसको ना पढ़ने से भी हो जाएगा, मतलब कुछ 15-20 सेकंड ही लगेंगे आपको याद रखने के लिए। जो पहला है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वो सॉरी, तो ये कहता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू होगा कॉस थीटा के बराबर, और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। फिर सेकेंड बोलता है कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर, और कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा tan थीटा के बराबर। लास्ट तीसरा है, ये है कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये है सेक के बराबर, सेक थीटा के बराबर, और सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये है कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थियरी खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो अगर ऐसे दिया है कि साइन ऑफ, खत्म हो गया, अगर यहाँ पे दिया है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसको आप डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसको आप डायरेक्ट कॉट 45 डिग्री लिख सकते हैं। और उसका उल्टा भी ऐसे होता है, यानी कॉट ऑफ 90 माइनस 45, तो ये tan 45 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। तो ये आप इसीलिए दिया कि अगर साइन ऑफ 90 माइनस 60 दिया रहता तो आप क्या करते, इसको 90 माइनस 60 करते, ये होता 30 डिग्री, फिर साइन 30 का वैल्यू निकालते, ये होता कुछ 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2। देखा, तो इक्वल में, तो इसीलिए आपको इजी करने के लिए दिया है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 से किसी भी अगर थीटा माइनस है, कोई भी थीटा माइनस है, तो उसका पास वाला हो जाएगा। पास वाले किस होगा, यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एक कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होगा। ठीक है, इस हिसाब से टैन कॉट के बराबर, कॉट टैन के बराबर, सॉरी टैन कॉट के बराबर और कॉट टैन के बराबर हो जाएगा, कॉसेक सेक के बराबर हो जाएगा, सेक कॉसेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थियरी खत्म हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा, तो पहले हमने पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, 3 ग्रीक वर्ड से कॉम्बिनेशन होकर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड हमारा बना है। दैट इज साइन, सॉरी साइन बोलता हूँ, ट्राइगोनोमेट्रॉन एंड 3 साइड मेजरमेंट। और हम ट्रिगोनोमेट्री एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने फिर पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज हैं, दैट इज साइन कॉस टैन और उनका रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट। हमने पढ़ा PBP अपॉन HSB, पापा BDP हो गए। हाँ बेटा, ये ट्रिक से हमें याद रखा कि साइन कॉस और टैन के वैल्यू क्या होते हैं, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट के वैल्यू निकल जाएंगे। साइन का है P/H, कॉस का है B/H, टैन का है P/B। ठीक है, तो इनको उल्टा करने से इनका रेसिप्रोकल्स के भी वैल्यू निकल जाएंगे। फिर हमने देखा कि 1/sin को हम लिख सकते हैं कॉसेक, 1/cos को हम लिख सकते हैं सेक, 1/cot को हम लिख सकते हैं टैन। ऐसे अगर 1/ कोई भी थीटा कोई भी रेशियो करते हैं तो उनके जो रेसिप्रोकल वाले थीटा है उनका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं उसको, यानी 1/sin cos होगा, 1/sin cosec होगा और 1/cosec sin होगा। ठीक है, इसी प्रकार से। फिर हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स कैसे निकालते हैं, यानी 0 से लेकर थीटा का वैल्यू कैसे निकल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स के साथ जुड़ने के बाद कैसे उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी साइन थीटा के में कोई भी एंगल हो 0 से लेकर 90 के बीच, यानी 0, 30, 45, 90 और 60, ये 5 एंगल्स हमने देखा। अगर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच ये 5 एंगल आते हैं ट्रिगोनोमेट्री कोई भी रेशियोज के पास, तो पहला चीज़ जो है उनका वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। और उनको निकालने कैसे, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का स्क्वायर रूट कर दें, और उनका आंसर वैल्यू जो निकलेगा वो साइन के सारे एंगल्स के वैल्यू हो जाएंगे। फिर साइन के सारे वैल्यूज़ को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख लें तो वो कॉस के वैल्यूज़ हो जाएंगे। अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टैन के वैल्यूज़ हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि थीटा सेम होना चाहिए, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही टैन थीटा के बराबर होगा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर साइन अल्फा बाई कॉस बीटा हो जाएगा तो ये टैन बीटा के बराबर नहीं होगा। अगर एंगल सेम रहेंगे तो ही जाके साइन बाई कॉस टैन होंगे, या और फिर कॉस बाई साइन कॉट होंगे। ठीक है,
ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ा। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उन्हीं में अगर साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दे तीनों टर्म्स में तो सेकंड आइडेंटिटी हमारा बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अगर तीसरा हमारा था अगर कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दें तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक था ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और फिर टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट के बराबर हो जाएगा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन के बराबर हो जाएगा। इसी हिसाब से कॉट और सेक भी चेंज होते रहेंगे, मतलब निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थियोरी कंप्लीट थियोरी खत्म हो गया ट्रिगोनोमेट्री का, और कोई थियोरी यहाँ पे बचा नहीं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। आई होप आप सबको ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो गया होगा, ट्रिगोनोमेट्री के सारे थियोरीज क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।